सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, आप सभी DSSB की तैयारी कर रहे हैं और एकदम परीक्षा के नज़दीक हैं, तो मैं आपके लिए फिर एक लंबी मैराथन या प्रहार एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं इसको 2 पार्ट के अंदर करने वाला हूं। मैं काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न फिर लेकर आया हूं और इस बार पूरी संभावना है कि कुछ प्रश्नों में ज़्यादा गड़बड़ी व गलती देखने को नहीं मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। हमेशा की तरह टू द पॉइंट चलेंगे, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा। अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो रेखाओं को 2 भागों में बांटा गया है। ये रेखाएं एक बिंदु से प्रकट होकर चारों ओर बढ़ती है तो क्या कहलाती है? तो ये एक पुंजीय रेखाएं कहलाती है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सूक्ष्म अथवा गौण दूरी को क्या कहते हैं? तो रेखा कहते हैं। यह रेखा शक्ति, दृढ़ता, गौरव, स्थायित्व, शाश्वतता की अनुभूति, महत्वाकांक्षा, निश्चितता एवं प्रगति को दर्शाती है। क्या कहलाती है? तो ये लंबवत रेखाएं कहलाती है। इस प्रकार जो लंबवत रेखाएं होती है, वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई आदि होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको त्रिआयामी कहते हैं। छाया प्रकाश के प्रभाव से आकृति में क्या दर्शित होता है? तो आकृति में ठोसपन नजर आता है। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण के लिए कितने सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं? तो वो आपके 6 सिद्धांत हैं। रूप, रंग रूप, पोत की वास्तविकता को प्रमुखता न देने पर चित्र क्या कहलाएगा? तो चित्र द्विआयामी कहलाएगा। छाया प्रकाश का ऐसा चित्रण होना चाहिए जो वास्तविक वस्तु पर पड़ने वाले छाया प्रकाश के अनुरूप हो। तो इससे क्या होगा? तो इससे वास्तविक रूप का निरूपण होगा। जब चित्रित आकृति में केवल लंबाई व चौड़ाई का दर्शन व मोटाई का अभाव होता है तो तब वह क्या कहलाता है? तो उसको द्विआयामी कहते हैं। द्विआयामी तल व त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? तो परिप्रेक्ष्य और छाया प्रभाव जरूरी है। दर्शक के पास सतह बड़ी और दूरी पर स्थित सतह छोटी दिखाने से त्रिआयामी प्रभाव में क्या दिखाई देगा? तो क्या दिखाई देगा? तो आपको वहाँ पर ठोसपन दिखाई देगा, ठोसपन दिखाई देगा। क्षय वृद्धि में किसका प्रदर्शन होता है? उच्च क्षय वृद्धि के अंदर रूपांकन, परछाई, वर्ण, रूपांकन, तान, तो रूपांकन का प्रदर्शन होता है क्षय वृद्धि के अंदर। आकृति का स्वतंत्र एवं काल्पनिक चित्रण क्या दर्शित करेगा? तो वह आपका द्विआयामी दर्शन करेगा। समझ संयोजन के एकता के सूत्र में बंधे रखना क्या कहलाता है? तो उसको सहयोग या एकता कहलाता है। एकत्व की स्थापना में क्या सहायक है? तो सामंजस्य एकत्व की स्थापना में सहायक है। चित्र की रचना में गतिहीन, ठहराव, निश्चलता व गरिमा का प्रभाव उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? तो उसको सम संतुलन कहते हैं। सम संतुलन। साधारीकरण की विषय वस्तु की अनुरूपता किसके तत्व है? तो ये आपके प्रभाविता के तत्व हैं। आकारों की आवर्ती द्वारा आवर्ती के अनुक्रम द्वारा अनवर्त रेखा गति द्वारा चित्र में क्या उत्पन्न किया जाता है? तो इसके द्वारा चिंतन के अंदर प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। उसे संबंधता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रमाण को संबंधता का सिद्धांत भी कहते हैं। ल्यूकिड का स्वर्णिम आयत सिद्धांत किसकी खोज थी? तो यह है आपका ग्रीसवासियों की खोज थी या यूनानियों की खोज थी। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं आता? तो अंतराल जो है आपका संयोजन के सिद्धांत में नहीं आता।
सृजन करना या रचना करना क्या कहलाता है? तो संयोजन कहलाता है। संयोजन के कितने सिद्धांत है? तो संयोजन के आपके 6 सिद्धांत है। संयोजन को बिखराव से बचाना क्या कहलाता है? तो एकता कहलाता है। कला सृजन का दृश्य है सिद्धांत क्या है? तो कला सृजन का सिद्धांत जो आपका सामंजस्य है। कला रचना में के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले सभी तत्वों और रेखा रूप वर्णपोत आदि का पारस्परिक समन्वय क्या है? तो सभी का जो सामंजस्य होता है, समन्वय होता है, उसको सामंजस्य कहते हैं। कौन सा तत्व एकत्व स्थापित करने में सहायक है? तो आपका सामंजस्य जो एकत्व करने में सहायक है। कला का सामंजस्य उत्पन्न करता है रेखा द्वारा, रूप द्वारा, रंग द्वारा, ये सभी के द्वारा उत्पन्न करता है। चित्रभूमि पर समस्त समान तथा विरोधी प्रभावों को व्यवस्थित करना कहलाता है। तो संतुलन कहलाता है। कलागत तत्वों की व्यवस्था को कहते हैं। तो संतुलन कहते हैं। यह संतुलित समकालीन कला में प्रमुख होता है। तो यह असंतुलन जो है, असम संतुलन समकालीन कला के अंदर प्रमुख तत्व है। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता कहलाता है। प्रभाविता के सिद्धांत सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ के चित्रों में देखने को मिलता है? तो अजंता के चित्रों में देखने को मिलता है। साधारीकरण व विषय वस्तु की अनुरूपता तत्व है। तो यह आपका है प्रभाविता। लयपूर्ण गति के लिए श्रेष्ठ है। तो लयपूर्ण गति है जो किसके लिए श्रेष्ठ है? तो प्रवाह के लिए श्रेष्ठ है। पुनरावृत्ति, अनुक्रम, निरंतरता है। तो यह प्रवाह की सृजन विधियां हैं, सृजन विधियां हैं। संबंधता का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधता का सिद्धांत किसको कहा जाता है? प्रमाण को कहा जाता है। यूक्लिड का स्वर्णिम आयात सिद्धांत किसके द्वारा खोजा गया? तो यह आपका ग्रीक वासियों के द्वारा खोजा गया था। यूक्लिड का स्वर्णिम आयात सिद्धांत इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो इसको देवीय विभाजन के नाम से जाने लगा। किस पुराण में व्यक्ति के कार्य गुण आदि के आधार पर प्रमाण निश्चित किए गए हैं? तो चित्रकर्म में व्यक्ति के कार्य गुण आदि के आधार पर प्रमाण निश्चित किए गए हैं। पश्चिमी कला में किस कलाकार ने मानव देहाकृति को 8 भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया है? तो आपके माइकल एंजेलो ने किया है। किसके माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जा सकता है? तो परिप्रेक्ष्य के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको आपका स्थिर बिंदु कहते हैं। तो उसको स्थिर बिंदु कहते हैं। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको स्थितिजन्य लघुता कहते हैं। बढ़ना क्या कहलाता है? तो यह आपका क्षयवृद्धि कहलाता है। वास्तविक रंगों के स्थान पर चित्रोपम रंगों का उपयोग करने से अनुअंकन बंधन मुक्त होगा। छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुसार दिखाने का प्रयास क्या कहलाता है? तो उनको अंकन कहलाता है। जब अंकन के ठोसपन को गौण कर उसे चित्रण के अनुरूप सरलीकृत एवं परिवर्तित कर दिया जाए तो वह कहलाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसे अनुरंकन कहते हैं। एक बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु के चारों ओर घूमती ये रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये चक्राकार रेखाएं कहलाती है। जो यंत्रों की सहायता से खींची जाती है उसको औपचारिक रेखाएं कहते हैं। ऊंचाई और उदरगमन का प्रतीक है। तो सीधी खड़ी रेखा जो है इसका प्रतीक है। स्मरण शक्ति के आधार पर चित्र निर्माण करना क्या कहलाता है? तो यह आपका समवर्ती रेखांकन कहलाता है। कौन सी रेखाएं तिरछी अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाती है? तो ये आपकी कर्णवत रेखाएं जो है अंतराल में आड़ी और तिरछी खींची जाती है। जो रेखाएं अतिशीघ्र अपनी दिशा परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? तो उनको कोणीय रेखाएं कहते हैं।
ये रेखाएं एक बिंदु से प्रकट होकर चारों ओर बढ़ती है। किन रेखाओं से स्वच्छंदता, अभिलाषा, प्रकाश, स्वदेश प्रेम आदि के भाव प्रकट होते हैं? तो ये एक पुंजीय रेखाएं हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः कागज पर होता है, तो वह जल रंग है जिसका प्रयोग कागज पर होता है। किस पद्धति में सैंबल वालों की तुलिका उत्तम रहती है? तो वह जल रंग में सबसे उत्तम रहती है। वो तकनीक कहाँ की देन है? तो वो तकनीक आपके बंगाल स्कूल की देन है। किस कलाकार ने जापानी कलाकार से प्रेरित होकर वह तकनीक अपनाई थी? तो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इस माध्यम में चित्र पर रंग लगाकर चित्र को पानी से धोकर सपाट पर सुखाकर चित्रों के रंगों को स्थायी किया जाता है, तो आपका वॉश रंग है। इस तकनीक का संवाहक जल है, तो वॉश तकनीक का संवाहक यहाँ पर जल है। किस तकनीक में हैंडमेड या वाटरमेन कागज़ का प्रयोग करते हैं? तो वो आपका वॉश तकनीक है, उसके अंदर हैंडमेड या वाटरमेन कागज़ का यूज़ करते हैं। किस माध्यम में रंग स्थायी है, इस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता? तो आपका तेल रंग जो है स्थायी माध्यम है, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैनवास, कास्ट फलक, हार्डबोर्ड उत्तम धरातल है किस माध्यम के लिए? तो ये आपका ऑप्शन के अनुसार तेल रंग के लिए सबसे उत्तम माध्यम है। किसका प्रयोग तेल चित्र सूखने के पश्चात चित्र में चमक लाने के लिए किया जाता है? तो वह आपका वार्निश है। किस प्रकार का रंग जिसे तेल व जल दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका एक्रेलिक रंग कहलाता है। कौन सा रंग स्थायी माध्यम से प्रचलित हुआ है? कौन सा रंग स्थायी माध्यम से प्रचलित हुआ है? तो वह आपका होगा एक्रेलिक रंग। किस माध्यम को कागज़, कैनवास, लकड़ी तथा भित्ति सभी पर प्रयोग में लाया जा सकता है? तो वो आपका है एक्रेलिक रंग। ये रंग न तो चटकते हैं न पीले पड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एक्रेलिक रंग कहते हैं। ये इसे पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आपके कौन से है? एक्रेलिक रंग है। यह रंग शीघ्र सूखता है परंतु तेल जैसी चमक का अभाव रहता है, तो वो आपका एक्रेलिक रंग है। जल्दी सूखता अवश्य है लेकिन चमक तेल जैसी इसमें नहीं आती। एक्रेलिक रंग का कब आविष्कार हुआ? किस कलाकार ने सर्वप्रथम इससे चित्रण किया? तो इसका आविष्कार जो है 1930 ईस्वी में जर्मनी में हुआ और लियोनार्ड बोकूर और सैम गोल्डन के द्वारा इसका सर्वप्रथम इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टल रंग, यह शुष्क माध्यम क्या है? तो शुष्क माध्यम इनमें से पेस्टल रंग जो है शुष्क माध्यम के नाम से जानते हैं। यह बिना किसी माध्यम के कागज़ पर व कैनवास में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो आपके पेस्टल रंग है। 20वीं शताब्दी में किस यूरोपीय कलाकार ने पेस्टल रंगों से अपने चित्रों का निर्माण किया? तो वो आपके थे एडगार देगा। पेस्टल रंगों को स्थायी तब देने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? तो फिक्सेटिव का प्रयोग में लिया जाता है। कौन से पेस्टल ज़्यादा स्थायी होते हैं? तो ऑयल पेस्टल स्थायी होते हैं। या आरंभिक रेखांकन हेतु या स्केच करने हेतु उपयोग में लिया जाता है, तो वह आपका है चारकोल। काले रंग का नरम कोयला क्या कहलाता है? तो काले रंग का नरम कोयला आपका चारकोल कहलाता है। यह क्या है? जो अमरूद की लकड़ी, इमली की लकड़ी या अंगूर की बेल से निर्मित होता है, तो वह आपका चारकोल होता है। चारकोल जो है इन चीज़ों से बनता है। फोर बी, 6B, 12B, H, 4H आदि किसके नंबर हैं? तो ये सभी के सभी आपके पेंसिल के नंबर है। किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? तो बृहस्पति नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की थी। पहाड़गढ़ श्योपुर कला के क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र किसने खोजे? तो आपके DPS द्वारिकेश ने खोजे थे। उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, तो उत्तर पाषाण काल के अवशेष आपके बेल्लारी से प्राप्त होते हैं। किसने ऋषिमुख पर्वत के निकट प्राप्त चित्रों का समय 3000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है? तो आपकी श्रीमती और श्री आर्चिन हैं। बॉन्ड्रे की पुस्तक का नाम क्या है? तो बॉन्ड्रे की पुस्तक का नाम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है।
प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी थी? तो ये डॉक्टर पिगाट ने लिखी थी, प्री हिस्टोरिक इंडिया पिगाट ने। चक्रधरपुर से प्राप्त गुफा चित्रों को किसने 3000 ईसा पूर्व का बताया है? तो असित कुमार हलदार ने बताया है। पंचमढ़ी क्षेत्र की 50 गुफाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय किस इतिहासकार को है? तो यह है आपके D.H. गार्डन महोदय को है, D.H. गार्डन महोदय। भीमबेटका की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो प्रोफेसर वाकणकर को जाता है। किस जगह की पहाड़ी पर 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हैं? तो वो आपकी भीमबेटका पर है। प्राचीन काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो आखेट के मिले हैं। सिंघनपुर के चित्रों की खोज किसने व कब की थी? तो 1910 ईस्वी में W. एंडरसन ने की थी। सिंघनपुर ग्राम में कितने चित्रित शिलाश्रय व गुफाएं प्राप्त होती है? तो वहाँ से आपको 50 चित्रित गुफाएं व शिलाश्रय प्राप्त होती है, 50 चित्रित गुफाएं और शिलाश्रय। सिंघनपुर गुफा के द्वार पर क्या चित्रित है? तो वहाँ पर आपका असंयत कंगारू चित्रित है। कबरा पर्वत, कर्मागत, खेरपुर तथा बोतालदा में जो चित्र प्राप्त हैं वह किस पद्धति के हैं? तो वह आपके शिल्पांकन पद्धति के हैं। राजस्थान में कहाँ पर शिलाश्रयों में चित्र प्राप्त होते हैं? तो आपके अल्निया, झालावाड़, दर्रा, भरतपुर व गागरोन से चित्र प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। गेरू रंग में चित्रित चित्र राजस्थान की महिलाएं व पुरुष इन्हें क्या कहकर पुकारते हैं? तो इनको सीताजी के मांडने के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मिर्जापुर से प्राप्त होते हैं। बल्डरिया के शिलाश्रयों तथा गुफाओं में किस इतिहासकर्ता को कब पशु चित्रित मिले थे? तो कॉकबर्न को 1883 ईस्वी के अंदर शिलाश्रयों में चित्र में देखने को मिले थे। प्रागैतिहासिक चित्रकार जो रंगों में क्या मिलाता था? तो पशुओं की चर्बी मिलाता था। चैत्य को कहा जाता है, तो चैत्य गुफा है उसको क्या कहा जाता है? उसको पूजा गृह कहा जाता है। मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो वह गुफा संख्या 16 में स्थित है। 1924 ईस्वी में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने गुफाओं को देखकर किस को इसका परिचय भेजा था? तो रॉयल सोसाइटी लंदन को परिचय भेजा था। पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह आपका कब प्रकाशित किया जाता है? तो यह आपका सन 1954 में यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किस ग्राम के आधार पर अजंता का नाम पुकारा जाने लगा? तो यह अजिष्ठा के नाम पर अजंता का नाम पुकारा जाने लगा। अजंता में सबसे बड़ी विहार गुफा कौन सी है? तो सबसे बड़ी विहार गुफा आपकी गुफा संख्या 16 को माना गया है। 6 दंत जातक कथा का चित्रण अजंता की किस गुफा में है? तो 6 दंत जातक कथा आपकी किस गुफा में देखी जाती है? तो आपका गुफा संख्या 10 में यह चित्रित चित्र है। अजंता की गुफाओं के समूह हैं जिसमें चित्र देखे जा सकते हैं? तो 1, 2, 9, 10, 16, 17। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। अजंता की कौन सी गुफाएं सबसे प्राचीन हैं? 16वीं, 17वीं, 9, 10 व 12वीं तथा 13वीं। तो सबसे प्राचीन गुफाएं अजंता की जो है वो आपकी है 9वीं व 10वीं गुफा। 9वीं तथा 10वीं गुफा सबसे प्राचीन गुफाएं मानी जाती है। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल को माना जाता है? तो गुप्त काल के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य माना जाता है। अजंता की बनी प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित हुई थी? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड के अंदर प्रदर्शित हुई थी। कौन से रंग चूने के हस्ताक्षर प्रभाव से खराब नहीं होते? तो आपको वह खनिज रंग है। नीला रंग लेपिस लाजुली कहाँ से आयातित होता था? तो यह आपका फारस से आयातित होता था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 फारस है इसका। अजंता चित्रों की अनुकृति सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो सर्वप्रथम अजंता की प्रतिलिपियां जॉन ग्रिफिथ ने बनाई थी। अगर जॉन ग्रिफिथ्स आपके ऑप्शन में नहीं है तब मेजर रॉबर्ट गिल को मानते हैं, वरना इनसे पहले जॉन ग्रिफिथ्स ने यह प्रतिलिपियां बनवाई थी।
किसने और कब अजंता के चित्रों का अध्ययन का रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया था? तो ये आपका 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? तो गुफा संख्या 1 का निर्माण काल आपका 500 से 628 ईस्वी के मध्य माना गया है। किस चीनी यात्री ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में अजंता के चित्रों की प्रशंसा की है? तो आपके वान च्वांग ने की है। अजंता में मुख्य रूप से चित्रित है, तो अजंता के अंदर जातक कथाएं मुख्य रूप से चित्रित है। राहुल समर्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में देखा जाता है? राहुल समर्पण का जो चित्र है अजंता की किस गुफा में है? तो आपकी गुफा संख्या 17 के अंदर यह चित्रित किया गया है। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 6 जो गुफाएं हैं वो पूर्ण रूप से चित्रित है। अजंता की गुफाओं का कब पता चला? अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो 1819 के अंदर अजंता की गुफाओं के बारे में पता चला था। अजंता गुफाओं की भित्तियों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी? जब यहाँ पर अब इसके अंदर ऑप्शन आप देखते हैं कि यहाँ पर ग्रिफिस नहीं है, तब आपका सही उत्तर मेजर रॉबर्ट गिल हो जाएगा, वरना जॉन ग्रिफिस जो है आपके सही उत्तर होता है, क्योंकि इन्होंने बनवाई थी और शायद उन्होंने खुद आकर बनाई थी। अजंता में कितनी गुफाएं स्थित है? तो अजंता के अंदर कुल 30 गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो अजंता की गुफाएं मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। विहार गुफा का उपयोग होता है, तो विहार गुफाओं का उपयोग किस लिए होता है भाई? आपका निवास स्थान हेतु होता है। पुस्तक है अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक अजीत घोष है। बाघ गुफाओं को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बाघ गुफाओं को आपको पंच पांडु गुफा के नाम से जाना जाता है। बाघ गुफाओं का सर्वप्रथम विवरण व परिचय किसने दिया था? बाघ गुफाओं का सर्वप्रथम परिचय व विवरण किसके द्वारा दिया जाता है? तो लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड के द्वारा दिया जाता है। स्त्री गायिकाएं बाघ की किस गुफा में चित्रित है? तो चौथी गुफा में चित्रित है। कौन से वर्ष नंदलाल बसु, असित कुमार हलदर और सुरेंद्र नाथ ने बाघ की अनुकृतियां बनाई थी? तो उन्होंने बाघ की अनुकृतियां कब बनाई थी? तो 1920-21 के अंदर उन्होंने बाघ की अनुकृतियां बनाई थी। किसने बाघ गुफाओं पर लेख प्रकाशित किया था? तो मुकुचंद्र डे, डॉक्टर इम्पे, C.E. लिवियर्ड ने या उपरोक्त सभी ने? तो इन सभी ने बाघ की गुफाओं पर लेख प्रकाशित करवाए थे। हाथीखाना किस बाघ गुफा का नाम है? जो हाथीखाना है वह बाघ कौन सी गुफा है? वह है तीसरी गुफा है, वह आपकी तीसरी गुफा है। बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है? तो बाघ की गुफाओं की संख्या आपकी 5 है। वर्तमान में 5 है, पहले शायद ये 9 गुफाएं थी कुल, तो अब सही जब 5 है तो इनको 5 मान लिया जाता है, क्योंकि पहले 9 थी लेकिन वर्तमान में 5 ही गुफाएं बची हुई है, इसलिए इनको 5 गुफाएं माना गया। का ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर माना है 5 गुफाओं का। बाघ की किस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं? तो वह आपकी चौथी गुफा में चित्र मिले हैं। बाघ गुफा में किस गुफा में सुंदर चित्रों के अवशेष सुरक्षित है? तो वह आपकी रंग महल के अंदर अवशेष है सुंदर चित्रों की। प्राप्त शिलालेखों के अनुसार जोगीमारा गुफा क्या थी? तो यह वरुण देवता का मंदिर था। रूपदक्ष देवती ने इस कला प्रेम के प्रसंग को किस गुफा की भित्ति पर अंकित करवाया? तो वह सीता बोंगरा गुफा के अंदर अंकित करवाया। किसने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन कर इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया? तो वो थे आपके असित कुमार हलदार व सत्येंद्र नाथ गुप्त।
जोगीमारा गुफा में कितने चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया गया है? तो 7 चित्रों का वर्णन किया गया है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त है? तो 300 ईसा पूर्व लगभग जोगीमारा से प्राप्त है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ कैसी है, आकृतियाँ कैसी है? जोगीमारा जो गुफा है वहाँ की आकृतियाँ कैसी है? तो वहाँ की आकृतियाँ बोनी बनी हुई है। सीतापोंगरा गुफा में किसने भित्ति चित्र बनवाए? तो आपकी रूपदक्ष देवदीन ने चित्र बनवाए थे। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक ग्रंथ में किस गुफा को वातापी, पतापीपुरी और वातापीनागरी उल्लेखित किया गया है? तो ये आपके बादामी गुफा के लिए सब नाम लिए गए हैं। बादामी गुफा को कहा गया है। चालुक्य वंश में कौन प्रतापी राजा हुए थे? तो पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन या पुलकेशिन द्वितीय जो आपके प्रतापी राजा हुए थे। यानी पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय दोनों ही प्रतापी राजा हुए थे। किस शासक के काल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम तथा बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार होती है? तो वह मंगलेश के समय बनकर तैयार होती है। बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो स्टेला क्रेमरिस को जाता है। चालुक्यों द्वारा बादामी गुफा में कितने गुफा मंदिर है और कौन से मंदिर है? तो यहाँ पर 4 गुफा मंदिर है, 1 जैन है और 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किसने बादामी के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? तो वो थे आपके JL अहिवासी। जो सिगिरिया की गुफा की किसने व कब खोज की थी? तो मेजर फोमर्स ने 1830 ईस्वी में खोज की थी। सिगिरिया की गुफाओं की किसने व कब प्रतिलिपियाँ तैयार की थी? तो ए मुर्रे ने 1889 में प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। सिगिरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई। सिगिरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई। उस समय किसका शासन था? तो उस समय किसका शासन था? आपके कश्यप प्रथम का शासक था। सिगिरिया में कितनी रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं? सिगिरिया में 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं। पुरातात्विकों के अनुसार ये स्त्रियां क्या है? तो इन स्त्रियों को मेघ कन्याएं कहा गया है। सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो सिगिरिया आपकी श्रीलंका में स्थित है। सिगिरिया गुफा के चित्रों में किन रंगों का उपयोग हुआ है? तो लाल, पीले व हरे रंगों का उपयोग हुआ है। ए मुर्रे द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित है? तो ए मुर्रे के द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपियाँ हैं वह कोलंबो संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है। शीतलवासन शब्द का अर्थ क्या है? शीतलवासन शब्द का अर्थ है जैन संतों के सिद्धों का निवास। शीतलवासन भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? तो श्री दुबरिल को है। शीतलवासन की गुफाओं को किसने पांड्य चित्रकला का अप्रतिम केंद्र माना है? तो शिवारामामूर्ति ने माना है। शीतलवासन गुफा किस राज्य में स्थित है? शीतलवासन गुफा जो आपकी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध कलाकृति किस गुफा में है? अर्धनारीश्वर की प्रसिद्ध कलाकृति आपकी शीतलवासन गुफा के अंदर है। शीतलवासन गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। शीतलवासन की गुफाएं किस नदी पर स्थित है? तो शीतलवासन की गुफाएं आपकी शीतलवासन की गुफाएं आपकी कावेरी नदी के तट पर स्थित है। पुरानी किताब या जहाँ पर आप ऑप्शन देखते हैं तो कृष्णा नदी देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे सही तो कृष्णा नदी वहाँ से गुजरती नहीं है तमिलनाडु के अंदर से। तो शीतलवासन गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी नदी तमिलनाडु से गुजरती है। तो कावेरी नदी के तट पर शीतलवासन गुफाएं है। पाल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था? तो वो आपके गोपाल पाल थे। गोपाल पाल। धर्मपाल
ने गंगा के किनारे कौन से महाविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की। कौन से शासक ने सारनाथ, गया, नालंदा, कुर्किहार में मूर्तियों व उकेरियाँ बनवाई थी? तो वो व्यक्ति कौन थे? वो आपके देवपाल थे। कौन थे? देवपाल। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल वंश के शासक आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। विजयसेन, वल्लभ सेन व लक्ष्मण सेन किस वंश के राजा हुए हैं? तो ये आपके सेन वंश के राजा हुए हैं। बंगाल, बिहार, नेपाल ये तीन किस शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं? तो ये पाल शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं। पाल शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो पाल शैली के प्रमुख कलाकार आपके दीवान व वित्तपाल रहे हैं, पाल शैली के प्रमुख कलाकार। उत्तर मध्यकाल की प्रमुख चित्र शैलियाँ कौन सी है? तो पाल शैली, जैन शैली व अपभ्रंश शैली। पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बने हुए हैं? तो पाल शैली के चित्र ताड़पत्र पर बने हुए हैं। पाल शैली को किस और नाम से जाना जाता है? तो पाल शैली को नाग शैली के नाम से भी जाना जाता है। किस शैली में कागज़ पर बने चित्र नहीं मिलते? तो वो आपकी है पाल शैली, जिसके चित्र कागज़ पर बने हुए नहीं मिलते आपको। पाल शैली को बिहार शैली का नाम किसने दिया था? तो हेलिन रूबिसो ने पाल शैली को बिहार शैली का नाम दिया था। पोथियों को ढकने के लिए दोनों ओर पटरे लगाए जाते थे, इन्हें कहा जाता था, तो इनको दफ्तियाँ कहा जाता था। पाल शैली में मानवाकृतियों के चेहरे कैसे बने हुए हैं? तो मानवाकृतियों के चेहरे सवा चश्म के बने हुए हैं। कौन से वंश के राजा बौद्ध धर्म के विरोधी थे? तो आपके सेन राजवंश के राजा बौद्ध धर्म के विरोधी थे। तालपत्र पर किस लिपि में ये पोथियां लिखी गई थी? देवनागरी लिपि के अंदर लिखी गई थी। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हुए हैं? तो पाल शैली के चित्र आपके बंगाल, बिहार, नेपाल में बने हुए हैं। पाल शैली में अनुकरण किया गया है, तो पाल शैली में अजंता शैली का अनुकरण किया गया है। पाल सचित्र पोथी राजा जयपाल के 14वें राज्यारोहण वर्ष में चित्रित की गई, नाम बताइए। तो आपकी है पंचशिखा। पाल शैली के चित्रण में किस धर्म से संबंधित है? तो पाल शैली के चित्रण आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाल शैली में अनुकरण किया गया है, तो पाल शैली में अजंता शैली का अनुकरण किया गया है। 15वीं शताब्दी से पूर्व जैन चित्र किससे संबंध थे? तो 15वीं शताब्दी से पूर्व जो जैन चित्र है वह जैन दिगंबर जैनियों से संबंधित थे। जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण ताड़पत्र पर अंकित है। किस पर? कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा है। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो आपके ऋषभदेव थे। ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उन्नीस 1924 में किस इतिहासकार ने गुजरात शैली के नाम से इसका विवेचन रूपम नामक पत्रिका में प्रकाशित करवाया? तो डॉक्टर चमनलाल मेहता ने। जैन शैली के नाम से इसे किस विद्वान ने संबोधित किया? तो डॉक्टर पर्सी ब्राउन ने इनको जैन शैली के नाम से संबोधित किया था। किस विद्वान ने इसे अपभ्रंश शैली
नाम से कहना अधिक उपयुक्त समझा तो डॉक्टर राय कृष्ण दास जी थे, उन्होंने अपभ्रंश शैली को महत्वपूर्ण नाम दिया। अपभ्रंश शैली के चित्र 3 रूपों में उपलब्ध है, जैसे कि ताड़पत्र, कपड़े और कागज़, पोथी चित्र, पटचित्र, फुटकर चित्र। तो आप देखेंगे जो ताड़पत्र, कपड़े और कागज़ पर जो चित्र बने हुए हैं वह आपके अपभ्रंश शैली के अंदर देखने को मिलते हैं, तीनों ही रूपों के अंदर। पहले ताड़पत्र बने थे, कपड़े बने, बाद में कागज़ का आविष्कार हुआ तो कागज़ पर वे चित्र बनने लग गए थे। कथाश्रित सागर, उत्तराध्यानन सूत्र, निषिद्ध सूत्र चूर्णी, कल्प सूत्र किस पर बने पोथी चित्र हैं? तो ये सभी आपके ताड़पत्र बने हुए चित्र है। इन सचित्र ताड़पत्र पर बनी पोथियों का लिपिकाल किसके मध्य माना गया है? तो 1100 से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य इनका समय माना गया है। बाल गोपाल स्तुति व दुर्गा सप्तशती किस पर लिखी पोथियां हैं? तो ये पोथियां किस पर लिखी गई है? तो ये पोथियां कागज पर लिखी गई है। महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? तो महावीर की आकृति में पीला रंग भरा गया है। किसके काल की कौन सी कल्प सूत्र की प्रति है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है? तो वह 1467 में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह शर्फी के काल में चित्रित कल्प सूत्र की तीसरी प्रति जो है स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। कागज पर लिखी बाल गोपाल स्तुति की प्रति किस संग्रह में है? तो श्री भोगललाल जी के संग्रह में, बेगलाल जी के संग्रह में स्थित है। दुर्गा सप्तशती की पोथी कहाँ प्राप्त है? तो इनकी जो प्रति आपकी पोथी जो है प्रोफेसर मंजूलाल मजूमदार के निजी संग्रहालय में संग्रहित है। जैन शैली में किन रंगों की प्रधानता है? तो जैन शैली के अंदर आपके प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। कपड़े पर बने चित्रों को कहते हैं, जो कपड़े पर बने चित्र है उनको क्या कहते हैं? तो उनको पटचित्र के नाम से जाना जाता है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली मानना किस विद्वान का मत था? तो रविंद्रनाथ टैगोर का मत था। लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा है? तो लामा तारानाथ ने अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली के नाम से पुकारा है। मुगल कला का जन्म स्थान था। समरकंद और हिरात जो है मुगल कला का जन्म स्थान था। मुगल वंश में किसके रक्त का मिश्रण था? तो तुर्कों व मंगोलों का रक्त का मिश्रण था। कौन सा कलाकार दरबारी चित्र कर रहा है? कौन सा कलाकार दरबारी चित्र कर रहा है? तो वह आपकी बिहजाद जो है वहाँ के दरबारी चित्रकार रहे हैं। तैमूर का कौन सा पुत्र एक कला प्रेमी शासक था? तो आपके शाहरुख जो है कला प्रेमी शासक था। किसके द्वारा भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो बाबर के द्वारा भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ती है। मुगल दरबार में मुंशी को क्या कहते हैं? तो मुगल दरबार में मुंशी को काजवीन के नाम से जाना जाता है। बाबर का आत्मचरित्र है, तो बाबर का आत्मचरित्र तुजू के बाबरी या बाबर नामा के नाम से लिखा गया है। वह एक अच्छा चित्रकार था। बाबर ने लिखा है, चित्रकार का नाम बताइए। तो बाबर ने शाह मुजफ्फर के बारे में यह बात लिखी है कि वह एक अच्छा चित्रकार था। कौन सी सचित्र प्रति जो बाबर अपने साथ भारत लाया था? तो वह प्रति थी शाहनामा। कौन सा ग्रंथ मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है? तो यह हमजानामा माना जाता है। हमजानामा किस पर चित्रित है? जो हमजानामा आपका कपड़े पर चित्रित है। यह हमजानामा कपड़े पर चित्रित है। जुदाई किस चित्रकार को पुकारा जाता था? तो मीर सैयद अली को जुदाई के नाम से पुकारा जाता था। पूर्व का राफेल की संज्ञा किसको दी गई है? तो पूर्व का राफेल की संज्ञा आपकी बिहजाद को दी गई है। मीर सैयद अली और बिहजाद ने कौन सा
हुमायूं शाही ग्रंथ चित्रित किया था? तो नादिर उल मुल्क ग्रंथ चित्रित किया था। कौन से दो ईरानी कलाकार हुमायूं के पास दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त थे? तो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली जुदाई, ये दोनों इनके पास नियुक्त थे। कौन से चित्रकार का नाम रज़मनामा, तैमूरनामा व हमज़ानामा चित्रावली में अंकित है? तो वो आपके है दसवंत। दसवंत का नाम इन सभी ग्रंथों में अंकित है। बेहजाद कैसे चेहरे बनाने में निपुण था? तो बेहजाद दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने में निपुण था। अबुल फजल ने किस ग्रंथ में बादशाह के कालानुराग के कई प्रमाण दिए हैं? कला अनुराग के प्रमाण दिए हैं, तो वह है आईने अकबरी। अकबर काल में लिखी वाक़ायत बाबरी में कौन से चित्रकारों का उल्लेख है? तो उस ग्रंथ के अंदर आपके 10 हिंदू व 2 मुस्लिम चित्रकारों का उल्लेख है वाक़ायत बाबरी के अंदर। पंद्रह सौ 1572 से लेकर 1585 ईस्वी तक पोथी चित्रशाला कहाँ थी? तो ये आपकी फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित थी। 1585 से 1601 ईस्वी तक पोथी चित्रकला कहाँ स्थापित थी? तो ये लाहौर में स्थापित थी। बसावन ने कितने वर्षों तक कार्य कर कितने चित्रों का निर्माण किया? तो उन्होंने 40 वर्षों तक कार्य किया व 200 चित्रों का निर्माण किया। श्री कलम की उपाधि किस कलाकार को दी गई थी? तो अब्दुल समद सिराजी को श्री कलम की उपाधि दी गई थी। रज़मनामा, बाहरिस्तान जामी, दराबनामा, अकबरनामा आदि में किस कलाकार के चित्र मिलते हैं? तो यहाँ इन सब के अंदर बसावन के चित्र देखने को मिलते हैं। अनवार सोहली, अयार दानिश, चंगेज़नामा, जफ़रनामा, रज़मनामा, कलील दिमना, रामायण आदि क्या है? तो ये सभी के सभी भारतीय कथाओं के चित्र है। किस में यह वर्णित है कि अकबर अपना शबीह बनवाता था? तो यह आईने अकबरी के अंदर वर्णित है कि अकबर अपना शबीह बनवाता था। अकबर के काल में मुख्य मुसव्विर के रूप में कौन सा कलाकार कार्यरत था? तो मुख्य मुसव्विर के रूप में कौन सा कलाकार कार्यरत था भाई? तो वो थे ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। जयपुर में संग्रहित रज़मनामा की प्रति में दसवंत का नाम कितने चित्रों पर लिखा गया है? तो 21 चित्रों पर लिखा गया है। बसावन कैसा चित्रकार था? बसावन कैसा चित्रकार था? तो बसावन आपका व्यंग्य चित्रकार था, यानी कटाक्ष करने वाला चित्रकार था। कार्टून वगैरह चित्रों में बनाता था, कार्टूनिस्ट एक तरह से कह लो आप। मंसूर को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो मंसूर को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल असर हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा डाउट है मुझे, चेक कर लेता हूँ मैं। तो मंसूर को कौन सी उपाधि थी? तो मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस वर्ष में जहांगीर ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली? तो उन्होंने 1605 ईस्वी में बागडोर संभाली थी। कलाकार पशु पक्षी व वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त था, तो वह मंसूर था। मुगल शैली का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के शासनकाल में माना जाता है? तो वो थे आपके जहांगीर। जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के किस वर्ष में बनकर तैयार हो गई थी? तो ये आपके 14वें वर्ष में बनकर तैयार हो गई थी। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो उस्ताद मंसूर को किया था। किस मुगल बादशाह के काल में महिला कलाकार कार्यरत थी? तो ये आपके जहांगीर के समय में महिला कलाकार कार्यरत थी। 1605 में किस बादशाह ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली? तो वो थे आपके जहांगीर।
मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल किस के नाम से प्रसिद्ध है? स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकैया बानो किस बादशाह के काल में कार्यरत थी? तो ये सारी की सारी जहांगीर के समय में कार्यरत थी। अबुल हसन को जहांगीर ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो अबुल हसन को नादिर उज जम्मा की उपाधि से सम्मानित किया था, नादिर उज जम्मा।